What happens to your money after your die? आपके मरने के बाद में आपके पैसे का क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए एक व्यक्ति ने पूरी जिंदगी मेहनत करी, नौकरी करी, बिजनेस की, बैंक में पैसे जमा किए, एफडीज बनवाई, म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, शेयर खरीदे, घर और जमीन ली, सोना खरीदा और अपने परिवार के लिए एक अच्छी संपत्ति छोड़ने का ड्रीम देखा। लेकिन अचानक एक दिन उसकी डेथ हो जाती है और सबसे बड़ा सवाल उठता है कि उसके बैंक अकाउंट का क्या होगा, एफडी का क्या होगा, म्यूचुअल फंड का क्या होगा, शेयर्स का क्या होगा, लॉकर में रखा सोना किसे मिलेगा, और अगर उसने नॉमिनी की नहीं बनाया होगा तो क्या होगा। सच्चाई यह है कि लाखों भारतीयों के परिवार आज भी इन सवालों से जूझते दिखाई देते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि आपकी डेथ के बाद में आपकी संपत्ति, बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, और इसके लिए आप अभी क्या कदम उठा सकते हैं ताकि आपकी फैमिली को फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यह जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बहुतों के मन में एक सवाल पैदा होता है कि जब आपकी डेथ हो जाती है तो बैंक में रखा पैसा गायब हो जाता है। तो सबसे पहले यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और इसको आप दूर कर लीजिए। कई लोगों को लगता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद में बैंक या गवर्नमेंट उसके पैसे पर कब्जा कर लेती है। यह पूरी तरह सही नहीं है। आपकी डेथ के बाद में आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो कैश है, आपका डिपॉजिट्स है, वह आपकी एस्टेट का हिस्सा बन जाती है, एस्टेट में शामिल हो सकते हैं। एस्टेट में क्या क्या शामिल होता है? सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स है, पीपीएफ अमाउंट है। अब आपके बैंक अकाउंट का क्या होता है? मान लीजिए किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपीज हैं, उसकी डेथ के बाद में बैंक अकाउंट तुरंत ही क्लोज नहीं हो जाता, लेकिन जब बैंक को डेथ की इंफॉर्मेशन मिलती है तो बैंक खाते पर रोक लग जाती है। अब आगे की प्रोसेस इस बात पर डिपेंड करती है कि खाते में नॉमिनी है या नहीं है। अब इसमें कई प्रकार की सिचुएशन होती है। सिचुएशन नंबर 1, नॉमिनी रजिस्टर्ड है। अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो प्रोसेस बहुत इजी हो जाता है। नॉमिनी आवश्यक डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हें जमा करेगा, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट है, आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, क्लेम फॉर्म होता है, बैंक में डिपॉजिट करेगा। बैंक प्रोसेस पूरा होने के बाद में जो अमाउंट होती है नॉमिनी को दे सकता है। सिचुएशन नंबर 2, यदि नॉमिनी नहीं है, यहां पर मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। फैमिली को यह प्रूव करना होगा कि वही कानूनी उत्तराधिकारी है, और इसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो होते हैं वह होते हैं लीगल हेयर सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट्स, प्रोबेट कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स, और कई मामलों में यह प्रोसेस महीनों या वर्षों तक चलती है। बहुत से लोगों का बैंक में जॉइंट अकाउंट होता है। तो जॉइंट अकाउंट होने पर क्या होता है? अगर हस्बैंड वाइफ का जॉइंट अकाउंट है और ऑपरेशन मोड आइदर और सर्वाइवर है तो स्थिति आपकी काफी आसान हो जाती है। डेथ के बाद में जीवित खाता धारक खाते का ऑपरेशन कर सकता है। इसलिए सीनियर सिटीजन और फैमिली के लिए जॉइंट अकाउंट एक महत्वपूर्ण व्यवस्था होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट होती है तो उसका क्या होगा? भारत में करोड़ों लोगों ने एफडी में पैसा लगाया हुआ है। यदि एफडी में नॉमिनी रजिस्टर्ड है तो नॉमिनी उस पैसे का क्लेम कर सकता है। यदि जॉइंट है, एफडी है, तो आइदर सर्वाइवर है, तो ये फैसिलिटी यदि है तो जीवित खाता धारक वो अमाउंट को प्राप्त कर सकता है। बट रिमेंबर, नॉमिनी का अर्थ हमेशा अंतिम मालिक या ओनर नहीं होता है, और यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। नॉमिनी और लीगल हेयर में क्या अंतर होता है? यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि नॉमिनी ही पैसे का मालिक बन जाता है। कानूनी दृष्टि से कई मामलों में नॉमिनी केवल ट्रस्टी या कस्टोडियन की भूमिका को निभाता है। अंतिम अधिकार कानूनी उत्तराधिकारियों का ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को नॉमिनी बनाया, लेकिन उसकी वाइफ और उसके बच्चे जीवित हैं। कई परिस्थितियों में कानूनी उत्तराधिकारियों का दावा अधिक सॉलिड होता है। इसलिए नॉमिनेशन और एस्टेट प्लानिंग दोनों आवश्यक हैं। अब शेयर्स और डीमेट में क्या होता है? आज करोड़ों भारतीय स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। यदि इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है, उसके शेयर गायब नहीं हो जाते। यहां पर भी वही सेम बात, यदि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है तो प्रोसेस अपेक्षाकृत इजी हो जाता है। नॉमिनी को जमा करने के लिए जमा करने होते हैं डेथ सर्टिफिकेट, ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, केवाईसी डॉक्यूमेंट होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट उन्हें सबमिट करने होते हैं। इसके बाद शेयर ट्रांसफर किए जा सकते
सकते हैं। यदि नॉमिनी नहीं है तो कानूनी प्रोसेस लंबा हो सकता है। नेक्स्ट होता है यदि म्यूचुअल फंड होते हैं तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल फंड में भी नॉमिनेशन का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। म्यूचुअल फंड में यदि नॉमिनेशन रजिस्टर्ड है तो नॉमिनेशन यूनिट को प्राप्त कर सकता है, रिडीम करा सकता है, अपने नाम में ट्रांसफर करा सकता है। और यदि नॉमिनी नहीं है तो एएमसी अतिरिक्त कानूनी दस्तावेज मांग सकती है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ईपीएफ और पेंशन फंड में क्या होता है। कई नौकरी पेशा लोग ईपीएफ में करोड़ों रुपया तक जमा कर लेते हैं। यदि कर्मचारी की डेथ हो जाती है तो ईपीएफ का जो बैलेंस है, ईपीएफ पेंशन बेनिफिट है, ईडीएलआई इंश्योरेंस बेनिफिट होता है, वे उसकी फैमिली को मिल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी नॉमिनेशन का अपडेट होना बेहद जरूरी होता है। अब लाइफ इंश्योरेंस का क्या होता है, इंश्योरेंस क्लेम सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है। यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी क्लेम कर सकता है और इसके लिए नेसेसरी डॉक्यूमेंट होते हैं। डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ होता है और क्लेम फॉर्म वो आपके इंश्योरेंस में भर करके देना होता है। कई फैमिलीज को लाखों रुपए की आर्थिक सहायता इसी माध्यम से मिलती है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बैंक लॉकर का क्या होता है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लॉकर होल्डर की डेथ होने के बाद में बैंक सीधे सीधे लॉकर नहीं खोल देता है, या कोई भी व्यक्ति आएगा उसका फैमिली का और लॉकर कहेगा कि जी उनकी डेथ हो गई है, लॉकर खोल दीजिए, तो बैंक ऐसे लॉकर नहीं खोलता है। यहां पर भी वही नॉमिनेशन का प्रोसेस होता है। यदि नॉमिनी आपका रजिस्टर्ड है तो आपका प्रोसेस इजी हो जाता है। यदि नॉमिनी नहीं है तो कानूनी उत्तराधिकारियों को दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं। इसलिए लॉकर नॉमिनेशन अत्यंत आवश्यक है। अब एक और चीज कि यदि किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी होती है तो ऐसे केस में क्या होता है, घर होता है, उसका फ्लैट होता है, प्लॉट होता है, दुकान है, ऐसी सारी संपत्तियां उत्तराधिकार कानूनों के आधार में ट्रांसफर होती हैं। और यदि व्यक्ति ने कोई बिल बना रखी है तो संपत्ति बिल के अनुसार में ट्रांसफर हो जाती है। यदि बिल नहीं है तो सक्सेशन लॉ लागू होता है। यहां पर भी सबसे अधिक पारिवारिक विवाद देखने को मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि विल क्या होती है और क्यों जरूरी है। विल यानी कि वसीयत, दिस इज एन लीगल डॉक्यूमेंट जिसमें व्यक्ति लिखता है कि उसकी डेथ के बाद में उसकी संपत्ति किसे मिलेगी। विल बनाने के क्या क्या फायदा होते हैं कि परिवार में विवाद कम होता है, संपत्ति का स्पष्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, कानूनी प्रोसेस जो होता है इजी हो जाता है, टाइम और खर्चे की बचत होती है। कई करोड़पति ही नहीं बल्कि मिडिल क्लास लोग भी विल बनानी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की विल नहीं है और नॉमिनेशन भी नहीं है तब स्थिति काफी जटिल हो जाती है। फैमिली को अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी, कानूनी उत्तराधिकार तय होंगे, इसमें टाइम लगेगा, खर्चा भी होगा, इसके बाद संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यही कारण है कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ साथ एस्टेट प्लानिंग भी बहुत जरूरी होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बैंक में जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है उसका क्या होता है। भारत में हजारों करोड़ों रुपयों में बिना दावे के, बिना क्लेम के बैंकों में पड़े रहते हैं। ऐसे में तब क्या होता है, जब फैमिली को भी अकाउंट्स की जानकारी नहीं होती, नॉमिनी नहीं होता है या डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। और बहुत से मामलों में तो फैमिली मेंबर्स को ही पता नहीं होता कि जो मरने वाले ने वहां पैसे छोड़ रखे हैं। हालांकि ऐसे मामलों में जो अमाउंट होती है बैंक के रिकॉर्ड में तो बनी रहती है और नियमानुसार विशेष व्यवस्थाओं में स्थानांतरित भी होती रहती है, ट्रांसफर भी होती रहती है। लेकिन वैध दावेदार उचित प्रोसेस के माध्यम से ही क्लेम कर सकते हैं। आप अपनी डेथ के बाद में अपनी फैमिली को यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सुरक्षित रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आज ही यह 10 काम कर लीजिएगा, आपकी फैमिली सुरक्षित रहेगी। सभी बैंक अकाउंट में नॉमिनी अपडेट करिए, एफडी में नॉमिनी जोड़िए, डीमैट अकाउंट में नॉमिनेशन ऐड करिए, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी ऐड कीजिए, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी नॉमिनी अपडेट करिए, ईपीएफ में नॉमिनी अपडेट करके वेरीफाई करिए।
लॉकर में नॉमिनेशन वेरीफाई करें, लॉकर में नॉमिनेशन ऐड करें। सभी इन्वेस्टमेंट की आप एक लिस्ट बनाएं। महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको रेगुलराइज करके अपने पास व्यवस्थित करके रखें और एक स्पष्ट बिल तैयार करके रखें। दोस्तों, लाइफ अनसर्टेन होती है। हम सभी अपने फैमिली के लिए ही अर्न करते हैं, लेकिन अगर हमारे जाने के बाद फैमिली को भी यदि यही नहीं पता हो कि आपने जो कमाया है वह पैसा कहां रखा है, कौन से इन्वेस्टमेंट में लगा हुआ है, किस बैंक अकाउंट में वो पैसा रखा हुआ है और कौन से डॉक्यूमेंट उसके लिए जरूरी हैं, तो हमारे वर्षों की मेहनत हमारी फैमिली के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इसलिए सिर्फ पैसा कमाना ही पर्याप्त नहीं होता है, पैसे को सही तरीके से नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाने की व्यवस्था करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। रिमेंबर, वेल्थ क्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, वेल्थ प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, वेल्थ ट्रांसफर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि डेथ के बाद में आपके बैंक अकाउंट, एफडी अकाउंट, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इंश्योरेंस, ईपीएफ, पेंशंस, लॉक्स, प्रॉपर्टी आदि में का क्या क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमने इस पूरी वीडियो में देखी है कि नॉमिनेशन को हर केस में आप अपडेट करके रखिए, बिल बना करके रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि यह जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो लर्न प्लस इन्वेस्ट इज इक्वल टू ग्रो।